Hello guys, welcome to English live classes. Today I will explain Hornbill textbooks poetry's first chapter of photograph written by Shirley Tolson. Okay, so sometimes if you are giving your examination, your board examination, so sometimes it will be a question, write the central idea of this poem. So you have to retain a central idea as well as some of the questions and answers also. So first of all, I will discuss the central idea of this chapter. What is the chapter name? Photograph. Okay. So listen. Shirley Tolson's poem. Shirley Tolson's poem, A Photograph, is a tribute to her mother. The poem describes three stages in the passage of time. In the first stage, the photograph shows the poetess mother standing at the beach, enjoying her holidays with her two girl cousins. She was around 12 years old that time. The second stage takes us 20 or 30 years later. The mother would laugh at the way she had her cousins were dressed up for the beach. Holidays. In the third stage, the poet remembers the dead mother with a heavy heart. The photograph revives a The photograph revives a nostalgic feeling in the poetess. Students, शर्ली टॉल्सन की कविता और फोटोग्राफ कवित्री की ओर से उसकी मां को श्रद्धांजलि है। कविता समय परिवर्तन के 3 चरणों का वर्णन करती है। प्रथम चरण में फोटोग्राफ, जिसको हम छायाचित्र कह सकते हैं, कवित्री की मां को समुद्र तट पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ अपनी छुट्टी का आनंद उठाते हुए बताया गया है। उस समय लगभग मां की जो उम्र थी वह 12 वर्ष थी। यह पहले चरण में यह घटना बताई गई थी और द्वितीय चरण में माता की उम्र लगभग 20 या 30 वर्ष बताई गई थी। माँ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के समय पहले गई थी, तो वहाँ पे ये जिस तरह से हाव भाव इनका था, चचेरी बहनों के साथ एक स्मृति के रूप में ये सब चीज़ें थीं। अपनी चचेरी बहनों के कपड़े पर वो हंसा करती थी, जैसा उनका हाव भाव जैसा था उस समय की बात हो रही है। और तृतीय चरण में कवित्री दुखी हृदय से अपनी मृत माँ को याद करती है। कवित्री की उदासीन भावना को छायांकित करके यहाँ दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम आएंगे, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कैपबोर्ड जो शब्द आया है, कार्डबोर्ड, ठीक है ना। कार्डबोर्ड शब्द का मतलब होता है कि एक सख्त कागज़ का गत्ता जिस पर छाया चित्र या फोटो चिपकाई जाती है। और पेडलिंग शब्द आएगा जिसका अर्थ होता है छिछले पानी पर नंगे पैर चलना। और बिग गर्ल जो यहाँ पे शब्द यूज किया जाएगा इस स्टैंजा में, इसका मतलब बड़ी माता अर्थात माँ को बड़ी लड़की के रूप में बताया गया है, क्योंकि वह अन्य 2 कजिन जो चचेरा चचेरी, ममेरा ममेरी, फुफेरा फुफेरी, भाई बहन, इसका हिंदी होता है कजिन ब्रदर या सिस्टर, ऐसे अर्थ रखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो लड़की है वो बिग मदर है, अर्थात वो माता जी ही हैं, इसलिए इनको बिग मदर बोला गया है या बिग गर्ल के नाम से भी यहाँ मेंशन किया गया है। आते हैं स्टांजा फर्स्ट पे। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one handing one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. Students, just listen. The cardboard means very stiff paperboard on which a photograph was pasted. So when the poetess Shirley Tolson sees cardboard of her mother, so she says, cardboard shows me. Me means the writer herself. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. माताजी कहती हैं, माताजी बता रही हैं, कवित्री की जो माँ है
माँ का कार्डबोर्ड कवित्री की माँ का कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ एक पुराना छायाचित्र या फोटोग्राफ कवित्री को उसकी माँ के बचपन की यादों का स्मरण करवाता है। छायाचित्र उसकी माँ के समुद्र तट पर अपनी दो चचेरी बहनों जो उनसे छोटी थीं के साथ बिताए आनंददायक क्षणों का चित्रण करता है। वे तट के नज़दीक छिछले पानी में नंगे पांव टहल रही थीं। माँ बीच में खड़ी थी और अपनी दो चचेरी बहनों का हाथ पकड़ी हुई थी जो दोनों तरफ खड़ी थी। किस दोनों तरफ का मतलब लेफ्ट एंड राइट में, ठीक ना। तब कवित्री की माँ 12 वर्ष की थी। यह प्रदर्शित करता है कि जो कार्डबोर्ड जो है बहुत पुराना है, लेकिन कवित्री ने इसे बहुत संभाल कर रखा है क्योंकि यह इसे अपनी माँ के बचपन की स्मृति या यादगार के रूप में यह उसे रखी हुई है। जो कार्डबोर्ड यह भी दर्शाता है कि उसकी माँ का बचपन कितना आनंददायक था। तो देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। द राइटर saw her mother's cardboard and she was very surprised to see when the two girls cousins went paddling, and she saw that her mother was her two cousin sisters, and these two sisters are going into the light water, into the shallow water with naked feet, each one holding one of my mother's hand, and these both cousin sisters are holding my mother's hand, left and right side. Okay, and see the big girl, and my mother was the big girl in experience, in knowledge, in skill, in everything. Okay, some 12 years or so, and this picture seemed to me my mother maybe almost 12 or 30 years old that time when she went there to spend the summer holidays or her holidays days with her cousin sisters. Okay, so come to the second stanza. All three stood. So stanza first I will explain you one time also. Listen carefully. An old photograph of the poetess mother, which was pasted on cardboard, makes the poetess recall the old memories of her mother's childhood. The photograph is a depiction of her mother's enjoyable moments at the sea beach with her two cousins who were younger to her. They were walking in shallow water with bare feet near the beach. The mother was standing in the middle of holding hands of her two cousins who were standing on each side. The poetess mother was 12 years. So students, it shows that the photograph was very old, but the poetess has kept it very carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood days. The photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was. All three stood, come to the second stanza, all three stood still to smile through their hair at uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changeless was their terribly transit feet. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो शब्द आया हुआ है थोड़ा सा हम देखते हैं फिर से इसको। यहाँ पर दिया गया है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल जो शब्द आया है, स्टिल का मतलब होता है बिना हिले डुले या स्थिर कर सकते हैं, विदाउट मूविंग और शेकिंग। स्माइल थ्रू मीन्स होता है स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन थ्रू दियर हेयर विच वर फ्लाइंग ओवर दियर फेसेस। इट मीन्स उनके चेहरे पर उड़ते हुए बालों के बीच में से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जा सकता था। टेरिबली मीन्स होता है एक्सट्रीमली, जिसको अत्यधिक बोल सकते हैं, और ट्रांसिट का मतलब होता है टेम्पोरी या लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम।
क्षणिक जो बहुत कम समय के लिए हो उसको हम बोलेंगे ट्रांसिट। ठीक है, आइए देखते हैं। All three stood still to smile there through their hair at the uncle with the camera, and my mother was there with her two cousin sisters, and these three girls, my mother's two cousins as well as my mother also, three ladies were smiling through their hair. उनके जो बाल थे वो बाल वगैरह देखे होंगे आप, जैसे खुले हुए रूप में लड़कियां रखती हैं कभी कभी, तो वैसे वो लोग गई थी क्योंकि उनको एंजॉय करने के लिए गई थी, तो उनके बाल जो हैं उनके चेहरे से आगे आ गए थे, उसी में से वो झांक रही थी और उनका चेहरा आकर्षक लग रहा था। At the uncle with the camera, and my uncle was also there, and he has taken a camera with him, and she captures the beautiful pictures of them. A sweet face, my mother was really very attractive girl, very beautifully girl. That was before I was born. I knew it when I was born. Before my born, she was really very attractive girl as I see her pictures. And the sea which appears to have changeless, but now the sea is the same, everything is the same, but what is the changes? The changes will come only very transitory. Was there terribly transit fit? So the writer means to say that in the given lines, the poetess is looking at an old photograph of her mother. In the photograph, her mother is just 12 years old. Her mother and her two cousins had gone to paddling on the beach when the photograph was taken by the uncle. So everything has changed since then. The mother grew up, now she was dead, and the poetess was receiving her memories. The only thing that has remained unchanged in the sea which was washing the feet of her all three girls. The mention of the word transit indicates the ever changing lives of human beings as well as the shortness of their stay on this world. In contrast to the internality of nature, the girl's life changed drastically during this period, but the sea has not changed. The stanza beautifully explains the transit nature of human beings. यहाँ इस स्टांजा में ये बताया गया है, all three stood still to smile through their hair. मेरी जो माता जी थीं अपनी चचेरी बहनों के साथ वहाँ पे खड़ी थीं और वह अपने खुले बालों में मुस्कुरा रही थीं अपनी चचेरी बहनों के साथ। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो चाचा जी थे वो अपने साथ कैमरा लिए हुए थे, और स्वीट फेस, माता जी का चेहरा बिल्कुल सुंदर सा आकर्षक सा चेहरा था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और यह कब था? मेरे जन्म से पहले की ये सब घटनाएं हैं, मेरे जन्म से पहले की ये सब बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बताती हैं कि एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और जो समुद्र है वो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। वाच डियर टेरिबली ट्रांसिट फीट, अब यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रांसिट, टेरिबली का मतलब अत्यधिक होता है और ट्रांसिट मीन्स क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए हो। सो यहाँ जो लेखिका हैं, अर्थात जो लेखिका की जो माता हैं वह अब मृतक हो चुकी हैं, अर्थात वो मर गई हैं, काफ़ी समय हो गया है। तो आगे हम इस स्टांजा में, अगले स्टांजा में इसके विषय में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। Some 20-30 years later, and she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both re with the labored ease of loss. Some 20-30 years later,
After some 20-30 years later, when the poetess or writeress poetess some mother saw the snapshot, the photograph, she said very loudly, "See the pictures of Betty and Dolly." She would say, वो कहती थी कि देखिए, जब वो देखती थी 20 या 30 वर्षों बाद जब फोटोग्राफ को देखी हैं तो वो बिल्कुल आश्चर्य से कह रही हैं कि सी, क्या कह रही हैं कि लुक, देखो, हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, ये समुद्र के तट पे कैसे ड्रेस पहने हुए हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और ये जो समुद्र की छुट्टियाँ वगैरह थीं ये उनका बीता हुआ एक मेमोरी था, यादगार था। माइन इज हर लाफर, जो कि अब एक हंसी का चीज बन गया था। बोथ व्री विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे जो शब्द आया हुआ है ईज ऑफ लॉस, तो मैं आपको बता दूं कि स्नैपशॉट जो आया है इसको हम तस्वीर या छायाचित्र कहते हैं। डेस्कटॉप का मतलब कपड़े पहनना होता है, और WRY इसको हम राई पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है डिसगस्टेड, आशाहीन या निराश करने वाला। और लेबर्ड जो शब्द आया है अचीव्ड आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क डन विथ ग्रेट एफर्ट, इसको हम ये बोलेंगे कि बहुत कोशिश से प्राप्त किया गया चीज़ या बहुत मेहनत के बाद प्राप्त किया गया चीज़। और EASC ईज जो होता है इसका मतलब होता है कम्फर्ट, जिसको हम बोलेंगे आराम। ठीक है, तो इन दिस स्टांजा द पोएटेस हैड बीन लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। शी वाज 12 एंड शी along with her two cousins had gone paddling on a sea beach and got that photo clicked by uncle. The poetess states that a lot has changed since the photograph. Even 20-30 years later, the mother would look at the photograph and laugh heartily, remembering the happy memories of her past days. Mother would look at the photograph and comment on the dresses worn by the cousins Dolly and Betty herself. Sea holiday was her mother's past, and her mother's laughter has become a thing of her past for the poetess, as her mother was now dead. But now her mother was dead, and when she looked at pictures, she became very much upset as well as very much delighted to see to see those pictures. The poetess is still remembering how her mother would laugh at the photograph, remembering the sea holiday with a fondness as well as a sense of loss, because that time would never come back. In the same way, poetess feels very painful situation about her mother, and her mother is no more. So the poetess become very much upset to see these beautiful pictures. In the last stanza, no, इसका कुछ हिंदी भी आपको बता देना। चलिए देखते हैं, देखिए, क्योंकि माँ मर चुकी है, कवित्री को अभी भी याद है कि किस प्रकार उसकी माँ समुद्र तट की छुट्टियों की तस्वीर को देखकर प्रेम के साथ कुछ खोने के भाव के साथ हंसती थी, क्योंकि वह समय कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। लोग फोटो क्यों लेते हैं? ताकि उनकी यादगार स्मृति सब बना रहे, उसको देखें तो उन्हें पुराने दिनों का याद आए, उन सब चीज़ों का याद आए। आपने सुना होगा गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। तो कहा जा रहा है कि उसी तरह से कवित्री भी अपनी माँ और उनकी हंसी के बारे में सोचकर उदासीन महसूस करती है, जो अब अतीत बन चुकी है। अस्वाभाविक और सुगमता शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन समान तत्व से क्षति, किसी प्रिय वस्तु का खोना की व्याख्या यहाँ पे किया जा रहा है कि ये जो माता जी हैं इनको खो देना एक अति महत्वपूर्ण चीज़ की क्षति है, जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। लास्ट लाइन हम देखते हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड
and of this circumstance there is nothing to say at all. It silences. Now she is dead nearly as many years. अब यहाँ पे कवित्री कह रही है कि मेरी माता जी को मरे हुए लगभग वर्षों हो गया। एज दैट गर्ल लिव, जब वो लड़की रहा करती थी अर्थात जब मेरी माता जी रहा करती थी। एंड दिस सर्कमस्टेंसेस, और आज जो ये परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, पूरी तरह से कुछ कहने के लिए है नहीं। इट्स साइलेंसेस, केवल खामोशी और खामोशी है। तो यहाँ पे ये बताया गया, when the poetess saw her mother's photograph, the poetess recalls that it is nearly 12 years since her mother died. The poetess is very much in dilemma, very much in grief, but there is no use, there is no need of these things. The poetess is totally upset to see the pictures of her dead mother. The painful silences of this situation leave the poet speechless. The poetess can feel the grief, but she is unable to express it through words. The silence caused by death makes the atmosphere gloomy, where no one is able to utter words. So the writer, the poetess, see the pictures of her mother and she became upset. Sometimes she became very pleaseful moment to see the pictures. So students, I know very well that I am using some of the lines in English to English, so you are facing some of the problems also, but when you will try to understand it very well, so I know you will understand everything and you will take the much interest to understanding my passage. Okay, so once again I will see you all the lines. It's your last line. Okay, some of the meaning also here given, so look here and I will tell you line by line everything. So it's your stanza and I know that you will prepare very well. Okay, thank you so much for joining today. Please share these videos to your friend, your relatives, your near and dear. Okay, thank you so much for joining today.